घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेष कार्यक्रम में हमारा एक विशेष खास और अहम मुद्दे लेके आपके सामने हैं। हमारा आज मसला है कि क्या बचपन भारत में वाकई भटक रहा है। अगर ये भटक रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा है, समाज है या परिवार है? रविवार एक सप्ताह पहले अगर आपको याद हो, गुड़गांव में 100 स्कूल के बच्चे, और वो बच्चे थे जो अच्छे अच्छे स्कूलों से, अच्छे परिवारों से, एक पब में, और उनका थीम था सेक्स एंड स्मोक। इस थीम पे वो पार्टी कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ये खबरें पीछे छूट गई, लेकिन इस खबर के बाद इस खबर का असर आगे समाज पे, परिवार पे, बच्चों पे, राष्ट्र पे क्या हो सकता है, ये तमाम एक बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो बच्चों में ये स्थिति है, जो बच्चों की स्थिति है, जो भटकाव है, या भटकाव है कि नहीं, पहले तो पूछेंगे। अगर है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ डॉक्टर DR सैनी साहब हैं, प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं IAS गंभीर साहब हैं, ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के अधिकारी हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना हैं, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और नियाज फारूकी साहब है, सचिव हैं जमीयत उलमा हिंद के। और साथ ही आपको हम बता दें, जो देवबंद स्कूल हैं उसके स्कॉलर भी हैं। और रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के। सबसे पहले डॉक्टर सैनी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये खबर रही थी 100 बच्चों का इस तरह से पब में जाना, माता पिता को पता नहीं होना या पता हुआ भी, और जो वहाँ थीम था, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं, आप एक शिक्षाविद हैं और आप एक ऐसे स्कूल को चलाते हैं जो दिल्ली का सबसे मशहूर ही नहीं बल्कि बेहतरीन स्कूल भी है, अगर इसको आप देखें एक शिक्षाविद की तरह, तो कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को? मैं ये देखता हूँ कि इसमें हम सब इक्वली जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। स्कूल भी, माता पिता भी, बच्चे भी, सोसाइटी भी। और हमको अपना अपना रोल समझना होगा टू अचीव अवर कॉमन गोल। ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्या है कम्युनिकेशन? इसको कैसे क्या कहेंगे इसको आप? एक सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, कम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपस में एक दूसरे से पूरा मिलाप और पूरा एक रिलेशनशिप ठीक ढंग से नहीं है। ना बच्चों का पेरेंट्स से है, ना बच्चों का टीचर से, ना टीचर का बच्चों से। और सोसाइटी में एक गैप वो कम सा है। हर आदमी को अपनी ड्यूटी समझनी होगी, और समझने के बाद ईमानदारी से करनी होगी। जो वर्ड है ना, ईमानदारी, ये हमको अपने पे खुद पे लागू करना होगा, इंडिविजुअल को। तो फिर कुछ बात समझ में आएगी कि पहले भी सब कुछ ठीक चलता था, तब भी पेरेंट थे, बच्चे थे, अब क्यों नहीं? जब पहले कुछ नहीं होता तो सब कुछ ठीक था। जहाँ तक मोरल और एथिक की बात करते हैं, अब ही ऐसा ज़्यादा क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम सब विचार विमर्श करेंगे तो कुछ चीज़ निकल के आएगी। और ये रोल सबका है जी। बच्चों का भी दोष नहीं है और है, टीचर का दोष नहीं है लेकिन है, पेरेंट का दोष नहीं है लेकिन है, आप लोगों का भी दोष नहीं है लेकिन है। हम सबको मिलकर और एक सच्चाई के साथ बच्चों को समझना होगा, वरना ये बच्चे कल के रूलर होंगे, लीडर होंगे, प्लीडर होंगे, जो भी होंगे। और हम इनके ऊपर निर्भर हमें करना होगा। अगर आज हम इनको नहीं संभालेंगे तो कल आपका और हमारा और इनका और संसार का भविष्य खतरे में हो सकता है। भविष्य खतरे में हो सकता है। आपने डॉक्टर DR सैनी साहब, जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को, इनकी बात, उन्होंने बात बड़ी साफ गोई से की। एक डिस्कनेक्ट है, चाहे वो पेरेंट्स और टीचर के बीच में हो, चाहे वो बच्चों और टीचर के बीच में हो, एक समाज और शिक्षक के बीच में हो, जहाँ भी एक डिस्कनेक्ट है। और इस डिस्कनेक्ट के पीछे कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है? कई लोग हैं, जिम्मेदारी हम सबकी है, जाहिर है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है पहले घर और फिर स्कूल। घर यानी पेरेंट्स, और पेरेंट्स एसोसिएशन से आप आते हैं। कहाँ पे है ये डिस्कनेक्ट, कहाँ है खामी, असल जड़ कहाँ पे है? देखिए, जो मेरा मानना है उसमें ये है कि आजकल जो एक होड़ लगी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको इम्प्रूव करना है। उसकी वजह से पेरेंट्स में पहले के एक पेरेंट के काम करता था, आज दोनों पेरेंट को काम करना पड़ रहा है। क्यों? एक महंगाई की वजह भी है और ज़्यादा कमाई भी उनको चाहिए।
तो और उस वजह से एक तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो पहले की हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है। तो बच्चों को जो गाइडेंस पहले बड़ों से मिल जाती थी, एक वो नहीं मिल रही है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ज़्यादा टाइम तक पेरेंट्स घर में नहीं है, और ये होड़ है कि ज़्यादा पैसा कमाना है, वो सिर्फ पेरेंट्स में नहीं है, वो सब में है। अब जैसे पब वालों को देखिए, उनको मालूम है कि इलीगल है कि बच्चों को हमने ड्रिंक्स प्रोवाइड करनी है या स्मोक प्रोवाइड करना है, लेकिन वो अपने पैसे कमाने के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं। एक सबसे वीकेस्ट, उनको लगता है कि ये सबसे आसान टारगेट है बच्चे, क्योंकि वो बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, उनको हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके करने की कोशिश है। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, स्कूल की ड्यूटी है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर गाइडेंस। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं पेरेंट्स से, क्योंकि परिवार से। आप स्कूल भेजते हैं तो स्कूल जाता है, स्कूल नहीं भेजते स्कूल नहीं जाता है। आप घर में हैं, पेरेंट्स हैं, आप ये तमाम बाजारवाद है, मेटेरियलिस्टिक तमाम चीज़ों पे, लेकिन सबसे पहली जहां शुरुआत होती है वो पेरेंट्स से। कहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो उनके ऊपर जो उनकी एक सिर्फ नैतिक नहीं, क्योंकि उनके बच्चे हैं, वो उनके देख रेख में, उनके लालन पालन में बिल्कुल खामियां हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, आपको लगता है? बिल्कुल, इस बात को मैं तहे दिल से मानता हूँ कि वाकई में बहुत कमियां हैं। और इसी वजह से ये जो सेक्स की तरफ, ये ड्रिंक्स की तरफ या क्राइम की तरफ जो बच्चों का आजकल रुझान हो रहा है, देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेट से बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। तो हमें बल्कि ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनिंग अब पहले से भी कम हो रही है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स का अगर टाइम, वो पेरेंट्स आजकल जैसे बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए पैसे हमारे पास हैं, टाइम नहीं है, पैसे बोलो कितने चाहिए। और ये जो हम कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे स्कूलों से आए हैं बच्चे, वो वजह भी यही है कि जो पेरेंट्स अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है, वो सिर्फ अच्छे जो पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं वहाँ पे। तो अब वो ये पेरेंट्स कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए, पैसे जितने मर्जी हम तुम्हारे को चाहें वो दे सकते हैं जी। तो ये लेकिन पैसे से डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर निशा, जो स्थिति है, आपने डॉक्टर डी आर सैनी को सुना, आपने पेरेंट एसोसिएशन के जो अधिकारी उनको सुना, ये क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी है लार्जली? देखिए, और वहीं पे खामी, असल में खामी वहीं पे है। देखिए, डॉक्टर सैनी की बात से मैं सहमत हूँ। इसमें एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स भी हैं, एजुकेशन भी है, हमारी मॉरल्स और वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी जोड़ना चाहूँगी जी। जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है वो सबसे पहले घर से ही मिलती है। हमारे पेरेंट्स हमारे आइडल होते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल पेरेंट्स ही डाइवर्ट हो रहे हैं अपने पाथवे से, जैसा कि सर ने बोला कि पेरेंट्स जो हैं वो मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ टाइम आजकल जो है वो उनके पास है, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ टाइम को किस तरह स्पेंड कर रहे हैं? 3 घंटे मूवी देखकर या बच्चों के साथ नेट पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आगे ज्वाइंट फैमिलीज जैसे इन्होंने कहा कि होता था सिस्टम, उसकी वजह से वो मॉरल वैल्यूज टीच की जाती थी घर पर ही। और 0 to 5 ईयर्स जो है वो बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल के 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसे बोलते हैं हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इस इड को जो कंट्रोल करना का सिस्टम होता है, ये बेसिक डिजायर हर ह्यूमन बीइंग में होती है, आप में है, हम में, हम सब में होती है। और उसमें क्या होता है, हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे अभी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा चॉकलेट मांगता है तो हम उसकी डिजायर को उसी वक्त, वो कहता है मुझे यही चीज चाहिए, तो उस वक्त पेरेंट्स उसे सुपर ईगो का पाठ पहराते हैं, जिसे हम बोलते हैं रियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, मैं चॉकलेट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, मेरे पास कितने मनी है, या ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सुपर ईगो का पार्ट जो है वो पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, आई वुड से स्कूल, हर एक की ड्यूटी होती है। और ये पार्ट हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका ईगो जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जो हमें डिले ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईगो जो एक प्राउड का एस्पेक्ट है, इट इज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट।
तो उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान रखें तो ये पाठ अगर पढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल के सवाल बच्चे वही उठता है कि कौन ध्यान रखेगा। हाँ, जो आप basically- साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान रखने की भी बात करें, कौन ध्यान रखेगा? स्कूल ध्यान रखेगा या माता पिता ध्यान रखेगा? देखिए, बेसिकली ये जो एस्पेक्ट है मैं बात कर रही हूं, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें एक बेसिक वर्ड आता है टेम्परामेंट, जो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड वो पेरेंट से हमें जीन्स के रूप में मिलता है। उसके बाद हमारी एजुकेशन, उसके बाद हमारा परसेप्शन, उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट आता है। तो हम टेम्परामेंट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए, ये बच्चे इमोशनल है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है उन्हें नहीं पता है। तो टेम्परामेंटल में वो अग्रेसिव है बच्चे, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके टेम्परामेंट में ही प्रॉब्लम आ रही है। और टेम्परामेंट जो है वो पेरेंट से हेरिडिटी के रूप में मिलता है। तो मैं इसे मानती हूं ये साइकोलॉजिकली इनहेरिटेड भी चीजें आ रही हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम जो थोड़े लेवल पर थी वो बच्चों में आज बहुत ज्यादा आ रही है। हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, स्टिमुलेंट्स लेते हैं, तो केमिकल्स का इफेक्ट्स आ रहा है। अगर ड्रिंक्स की बात करें, अगर पेरेंट्स लेते थे, आज बच्चों में वो कहीं ना कहीं जीन्स तो आ ही रहे हैं ना, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप डायबिटीज के पेशेंट को देखें, तो अगर फादर या मदर में डायबिटीज है तो आप में वो जीन्स के रूप में ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली उसमें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, वो विल पावर का स्ट्रांग होना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं पार्ट विल पावर का स्ट्रांग तो पेरेंट्स से ही पड़ता है ना। हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन पहले नियाज फारूकी साहब से पूछते हैं। देवबंद स्कूल के स्कॉलर भी हैं नियाज फारूकी साहब, जो स्थिति है, इस स्थिति को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे अफसोस की बात यह है कि हम जो समाज में जिस तरह की बुराइयां बच्चों में देखने में आ रही हैं, उनको किसी न किसी तरीके से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम उसको हल्का करने की कोशिश करते हैं। बच्चे हैं और ये बच्चों की शरारत है, ये कह करके हम वो जो जुर्म है उस जुर्म को हल्का कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो ये समझने की है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मसला आया कि अभी जो ये निर्भया का केस हुआ, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एक बच्चा था जो कि एडल्ट नहीं था, उसके बारे में ये कहा गया कि उसका सबसे ज़्यादा जो है, उसने सबसे ज़्यादा दरिंदगी शो करी। अब ये जो समाज के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे नहीं हैं हम उनको बच्चा कह रहे हैं। जब भी हम कभी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब वो बच्चा है या नहीं है, ये एक नेचर ने ऐसा बनाया है कि इसे हम इतना टेक्निकली ये नहीं कह सकते कि 14 साल में 15 साल में ये बच्चा रहा या 16 साल में ये बच्चा रहा। तो हमारे यहाँ धर्म में जो डिफिनीशन दी गई कि एक बच्चा है या नहीं है, उसके लिए ये पैमाना मुकर्रर किया गया कि बायोलॉजिकली अगर वो एडल्ट है तो वो एडल्ट है, अगर वो बायोलॉजिकली एडल्ट नहीं है तो बच्चा है। क्योंकि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है, कोई काम करता है, तो उसकी किसी न किसी के ऊपर समाज में जिम्मेदारी होती है। अब अगर वो बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी उस बच्चे पर नहीं बल्कि उसके माँ बाप, उसके स्कूल, उसके समाज, सब पे होगी। और अगर हम उसे मान लें कि ये बच्चा है जी, तो एक पक्ष दूसरों जो की आप हमारी कह- जिम्मेदारी है। अब अगर हम उसे मान लें कि वो बच्चा नहीं है, एक पक्ष जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है इस वक्त जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कहीं शिक्षा में या समाज में या परिवार में कहीं तो डिस्कनेक्ट है, कहीं तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो उसको ठीक करेगा। कौन करेगा उसको? कहां से शुरुआत करें? जहां तक मैं समझता हूं सबसे बड़ी हमारी अपनी सोच की प्रॉब्लम है जी। कि हम बुराई को बुराई नहीं समझते हैं, बल्कि हम उसे बुरा समझते हैं जो दूसरों को बुरा लगे। अब अगर समाज में किसी चीज को एक चलन पड़ जाए, उसमें हमारा चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो, हम उसे अच्छा समझने लगते हैं। जितनी भी समाज में बुराइयां, अब एक ड्रिंक जो है शराब पीने की को समाज में एक मखसूस समाज में अच्छा समझा जाने लगा। अब ये बताइए कि हम अपने घर में खुद पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और शराब पिलाते हैं, और बच्चों से कहते हैं कि नहीं नहीं ये बुरी चीज़ है। जब ये बच्चे जो खुद जब जाकर के इस काम को करते हैं तो हम उसे बुरा कहते हैं, रोकने का। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये देखने की है कि हम किसी चीज किस तरह का उदाहरण खुद बन रहे हैं कि नहीं समझते हैं। जी। ऐसे ही सेक्स का मामला है।
अगर हम वो काम करें तो वो बुरा नहीं है, बच्चे अगर वो काम करें तो वो बुरा है। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आज तो मैं अपना सारा एजुकेशन मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ। मोबाइल कैसे चलाना है, आईपैड कैसे चलाना है, ये सब मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ। वो बच्चे मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अच्छे उनके सामने मौके हैं। हम उनको कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम जो काम अपने घर में खुद कर रहे हैं वो तो उनको। रामकृष्ण गोस्वामी जी कैसे देखते हैं? अगर हम ये गुड़गांव वाली घटना को देखें और सबसे पहले बच्चों के हम व्यक्तिगत मन और बुद्धि की स्थिति को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है भगवत गीता से जुड़ी हुई कि जो व्यक्ति है वो दो भागों में विभाजित है, जड़ और चेतन प्रकृति का। और मन और बुद्धि जो है उसको भगवत गीता जड़ प्रकृति मानती है और आत्मा चेतन प्रकृति है। गीता कहती है जब हमारी आत्मा या चेतना विकसित होती है तो हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो व्यवहार हैं, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है वो व्यापक लक्ष्य की तरफ, कल्याण की तरफ, मुक्ति की तरफ, शांति की तरफ, परमार्थ की तरफ जाती है। लेकिन जब हमारी चेतना संकीर्ण हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, स्वार्थ में हो जाती है, तो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है वो बिल्कुल अपने व्यक्तिगत इंद्रिय सुख के लिए, शरीर सुख के लिए हम कर्म करने लगते हैं, उसी की हमारी प्रकृति हो जाती है। इसलिए भगवत गीता ने उस प्रकृति को 3 भागों में विभाजित किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो प्रारंभिक अवस्था है वो तमोगुण की स्थिति है और जो तमोगुण है वो अज्ञान के कारण है, अशिक्षा के कारण है, आत्मज्ञान के अभाव के कारण है, कर्म विज्ञान के अभाव के कारण है, जिसका ना तो धर्म केंद्रों के अंदर उस कर्म विज्ञान की, आत्मज्ञान की शिक्षा मिल रही है, न स्कूलों के अंदर वो शिक्षा मिल रही है। और सबसे बड़ा अगर इसका मैं दोषी या अपराधी मानता हूं तो वो राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने शिक्षा नीति के अंदर चरित्र निर्माण का कोई व्यवस्था का आधार नहीं दिया। अगर हम 1948 के मानवाधिकार आयोग के जो आधार हैं उसको देखें, 26(2) का जो अनुच्छेद है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर, उसमें एक शिक्षा का उद्देश्य है दिलीप जी। उस उद्देश्य में 2 टूक भाषा में 65 साल पहले यह बोला गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। मानव व्यक्तित्व, आप ये कह रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के उद्देश्य की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं डॉक्टर सैनी? मैं बिल्कुल सहमत हूं। कारण ये है कि हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, हर बच्चा भी अच्छा बनना चाहता है, हर माँ बाप भी अपने बच्चे को सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं और हर टीचर, हर स्कूल भी चाहता है कि मेरा बच्चा दुनिया के सबसे बढ़िया बच्चा हो। फिर भी हम नहीं है। इसका मतलब एम तो सबका एक है, उद्देश्य एक है, गोल एक है, लेकिन रोल डिफरेंट है और रोल हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। उसमें हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल उस गोल के लिए जो रोल है, बच्चे को ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। कारण बच्चा बच्चा है, वो जो हम सिखाएंगे वो सीखेगा। अभी जो हम दिखाएंगे वो दिखेगा। हाँ, जो मैडम जी ने बोला, चाइल्ड और ह्यूमन बीइंग और इवन एनिमल इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग देम, जो हम उनको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन बच्चों के साथ होना चाहिए। जी, पहले हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। हाँ। और ये सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।